HOCl कहलाता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 कहलाता है क्लोरस एसिड, HClO3 कहलाता है क्लोरिक एसिड, और HClO4 कहलाता है परक्लोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली हम कहते हैं कि जो वेरिएबल होता है। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इनमें हर एक में चेंज है। वैसे तो एक HCl के केस में देखो तो -1 भी होता है, लेकिन ये -1 के अलावा भी Cl मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखो HOCl में हाइड्रोजन का 1, O का -2, +1 और -2। अच्छा नहीं, बैलेंस करने के लिए Cl क्या होगा, +1 होगा। ओवरऑल याद रखो जो कंपाउंड होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि 0। तो Cl का आपका +1 हो जाएगा। यहाँ देखो H+1, एक O का -2 होता है, 2 हैं तो -4। तो बैलेंस करने के लिए Cl का होना चाहिए +3। यानी हाइपोक्लोरस एसिड में ये आ चुका है एग्जाम में सवाल कि जी क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर Cl का, +1। और खाली क्लोरस एसिड में कितना होता है, +3। आइए देखते हैं क्लोरिक एसिड में कितना होता है। क्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला HClO3 है, फार्मूले भी आता है। तो जी ये +1, यहाँ -2 है, 3 है तो -6। इसका मतलब है Cl का यहाँ हो जाएगा +5। पर क्लोरिक एसिड में क्या होगा, +1 -2, 4 है तो -8, तो Cl +7। क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे +7। तो मेरे बच्चों ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसमें से हर तरीके से आ चुके हैं। HClO4 का फार्मूला भी पूछ चुके हैं भाई, पर क्लोरिक एसिड, ठीक है, का फार्मूला होगा क्या, HClO4। HClO4 या पर क्लोरिक एसिड में Cl की ऑक्सीडेशन, तो जी ऑक्सीडेशन पर क्लोरिक एसिड में Cl की निकली +7, क्लोरिक में +5, क्लोरस में +3, हाइपोक्लोरस में +1। तो देखो हर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चेंज होती रहती है, लेकिन कोई एलिमेंट जब सिंगल हो, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे कि सोडियम है, अकेला है 0, S8 हालांकि 8 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर ऑक्सीडेशन में देखो जैसा कि OF2, Na2O2 और Ko2, यहाँ कहेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें। अब चूँकि हम मालूम करने को आ ही रही है, इसलिए ऑफ कोर्स हम इसकी -2 नहीं लेंगे, बल्कि बाकी की मदद से निकालेंगे। अब देखो कुछ ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होती, उनमें से फ्लोरीन की हमेशा -1 होगी। बाकी हेलोजन्स की चेंज हो जाती है, लेकिन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी -1 होगी। तो अगर 2 हैं तो ये -1 के बजाय -2 हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन की होनी चाहिए +2। जी हाँ, ये एक ऐसा केस है जिसमें ऑक्सीजन प्लस में भी आ जाता है। अब Na2O की बात करें तो मेटल्स में जो ग्रुप 1A वाले इनकी फिक्स होती है हमेशा, ग्रुप 1A वालों की भी हमेशा +1 होती है, जिस तरह फ्लोरीन की -1 होती है। तो एक सोडियम +1, 2 है तो +2। तो बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन की मिला के कितनी होगी, -2। अब देखो अगर 2 ऑक्सीजन की मिला के -2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑक्सीजन की हम बात करें, दो ऑक्सीजन की -2 है, तो एक ऑक्सीजन की हो जाएगी -1। और जब ऑक्सीजन की -1 हो तो उसको कहते हैं परऑक्साइड, ये कहलाती है परऑक्साइड। अब यहाँ देखो पोटेशियम +1 और 2 ऑक्सीजन मिलाकर के -1 है, 2 ऑक्सीजन मिला के -1 है, तो एक हो जाएगी -1/2। और जब ऑक्सीजन की -1/2 हो तो ये कहलाती है सुपर ऑक्साइड। ये भी MCQ था कि ऑक्सीजन -1 है तो परऑक्साइड, और ऑक्सीजन -1/2 है तो सुपर ऑक्साइड। बच्चों अब देखो Na2CrO4 में Cr की पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यार मैं तो इसका खेल मैथमेटिक्स की तरह खेलता हूँ। सोडियम को मैं +1 मान लूँगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिर Cr आ गया, फिर ऑक्सीजन की -2 है, 4 से मल्टीप्लाई करके = 0। ये +2 है प्लस Cr, 2 4 8, -8 = 0। Cr
+2 -8 -6 इक्वल टू 0, और ये -6 उधर जाके +6, तो CR की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6 आ जाएगी, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जैसे कि SO3 -2। सो डियर, अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है तो मैं इक्वल टू के इस तरफ 0 नहीं बल्कि -2 लिखूँगा। अब मैं सल्फर लिखूँगा और ऑक्सीजन की -2 होती है तो -2। चूँकि 3 ऑक्सीजन है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 2 3 6 होता है, और ये -6 से उधर जाके +6, -2 +6 बोले तो 4। फाइनल आंसर सल्फ़र का मेरा आ जाएगा 4, इसका ऑक्सीडेशन। अब अगर ऑक्सीडेशन में देखो जैसा कि OF2, Na2, O2 और Ko2, यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें। अब चूँकि हम मालूम करने को आ ही रही है इसलिए ऑफ कोर्स हम इसकी -2 नहीं लेंगे बल्कि बाकी की मदद से निकालेंगे। अब देखो कुछ ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होती, उनमें से फ्लोरीन की हमेशा -1 होगी, बाकी हैलोजेंस की चेंज हो जाती है, लेकिन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी -1 होगी। तो अगर 2 हैं तो ये -1 के बजाय -2 हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन की होनी चाहिए +2। जी हाँ, ये एक ऐसा केस है जिसमें ऑक्सीजन प्लस में भी आ जाता है। अब Na2O की बात करें तो मेटल्स में जो ग्रुप 1A वाले इनकी फिक्स होती है हमेशा, ग्रुप 1A वालों की भी हमेशा +1 होती है, जिस तरह फ्लोरीन की -1 होती है। तो एक सोडियम +1, 2 है तो +2। तो बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन की मिला के कितनी होगी? -2। अब देखो अगर 2 ऑक्सीजन की मिला के -2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑक्सीजन की हम बात करें दो ऑक्सीजन की -2 है तो एक ऑक्सीजन की हो जाएगी -1, और जब ऑक्सीजन की -1 हो तो उसको कहते हैं परऑक्साइड, ये कहलाती है परऑक्साइड। अब यहाँ देखो पोटेशियम +1 और 2 ऑक्सीजन मिलाकर के -1 है, 2 ऑक्सीजन मिला के -1 है तो एक हो जाएगी -1/2, और जब ऑक्सीजन की -1/2 हो तो ये कहलाती है सुपर ऑक्साइड। ये भी MCQ आती है कि ऑक्सीजन -1 है तो परऑक्साइड और ऑक्सीजन -1/2 है तो सुपर ऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर HCl के केस में तो -1 होता है, लेकिन अगर हम हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड है इसमें बात करें तो H+1 O-2, और बैलेंस करने के लिए Cl+1। और अगर हम क्लोरस एसिड की बात करें तो H का बदस्तूर +1, O का एक का -2 है तो 2 है तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ क्लोरीन का बैलेंस करने के लिए होगा +3। और अगर हम क्लोरिक एसिड की बात करें H+1 O-2 है 3 ले लें तो -6, और Cl का ऑफ कोर्स +1। और अगर HClO4 की बात करें तो H+1 एक O-2 है 4 है तो -8, तो पर क्लोरिक एसिड में हो गया +7। अब देखो एक बात सुनो, अगर यहाँ पर दो बातें समझा रहा हूँ। एक तो ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, क्लोरीन की -1 भी होती है, +1 भी होती है, +3 +5 +7, सारे ऑड नंबर में होती है क्लोरीन की। अच्छा जी, पहली बात। दूसरी बात कि सवाल ऐसे आएगा कि आपको ये दिया हुआ होगा कंपाउंड और कहा जाएगा कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो देखो हाइड्रोजन की भी हमेशा फिक्स नहीं होती, +1 के साथ साथ कभी -1 भी होती है। जी हाँ, अगर मेटल हाइड्राइड बन रहा है। लेकिन चूँकि यहाँ क्लोरीन की निकालने को कह रहे हैं, तो जब क्लोरीन की निकालने को कह रहे हैं तो हाइड्रोजन की हम +1 ही लेंगे जो इसकी फेमस है, और ऑक्सीजन की -2 लेंगे। ये बात ध्यान में रखो कि जब किसी दूसरे कंपाउंड की निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमेशा हम फिर कौन सी वाली लेते हैं? इनकी जो मोस्ट कॉमन है। ऑक्सीजन की सबसे मोस्ट कॉमन -2 है, और हाइड्रोजन की मोस्ट कॉमन +1 है, और क्लोरीन की देखो हमने निकाली। वैसे अगर क्लोरीन की मोस्ट कॉमन की बात करें तो -1 होती है। देखिए बड़ी अच्छी MCQ पेपर में आई हुई है, Fe0 से Fe+2 बन रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्शन क्या? आयनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और से देखो 0 है, 0 से क्या हो गया? +2,
यानी कि एक तरह से आप कह लो कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी बात देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन भी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। बिल्कुल हो रही है चीज़, 0 से +2, तो ये भी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। तो सारी डेफिनेशन किसकी पूरी हो रही है? ऑक्सीडेशन की। ये क्या है बच्चों? बड़ी अहम MCQ, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन 2Cl नेगेटिव। पूछ रहे हैं क्या बनेगा? आयनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कौन सा प्रोसेस है? तो ऑफ कोर्स रिडक्शन। देखो रिडक्शन में क्या होता है, Cl का चार्ज 0 से -1 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। एक और डेफिनेशन होती है रिडक्शन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। एक और डेफिनेशन होती है रिडक्शन की, इंक्रीज इन नेगेटिविटी। बिल्कुल जी, 0 से माइनस हुआ, इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहे हैं तो ऑफकोर्स इंक्रीज हो रही है नेगेटिविटी। तो आंसर हो। अब देखो एक चीज़ कहलाती है हाइड्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल साइज। यानी जितना साइज स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। अब हाइड्रेशन क्या होती है? देखो वाटर के मॉलिक्यूल का चिपकना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि एप्सम सॉल्ट में 7 है, ग्लोबल सॉल्ट में 10 है, और अल्मोनियम का साइज़ भी बहुत छोटा होता है और पॉजिटिव भी +3 होता है। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे 24। क्या नेगेटिव आयन की हाइड्रेशन नहीं होती? जी उनकी भी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी पॉजिटिव आयन की होती है। पॉजिटिव आयन की हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। तो एग्जाम में MCQs क्या आती है कि जी हाइड्रेशन के 2 मेन फैक्टर, एक हाई पॉजिटिव चार्ज होना और एक स्मॉल साइज होना। और ये ग्लोबल सॉल्ट का फार्मूला ये बहुत बार पूछ चुके हैं। वैसे तो इप्सम सॉल्ट का भी आता है, लेकिन इप्सम सॉल्ट का तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, ग्लोबल सॉल्ट का नहीं पता होता, तो काइंडली देख लीजिए। अब भाई हाइड्रेशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस की सही डेफिनेशन ही लोगों को नहीं पता। लोग ये समझते हैं कि एसिड, सॉल्ट और वाटर से एसिड और बेस का बनना हाइड्रोलाइसिस है, जबकि जो ऊपर वाला रिएक्शन है NaCl + HOH, इसमें सॉल्ट और वाटर मिल रहे हैं। ठीक है जी, काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ HCl है। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस नहीं है, जबकि नीचे वाले दोनों रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर मिल रहे हैं और ये हाइड्रोलाइसिस है। ये क्या चक्कर है? देखिए हाइड्रोलाइसिस के लिए नो डाउट ये लाजमी शर्त है कि सॉल्ट और वाटर मिले और एसिड और बेस बने, लेकिन खाली सॉल्ट और वाटर के मिलने से और एसिड बेस के बनने से हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। इसके लिए एक शर्त और है। अब वो शर्त क्या है? पीएच का चेंज होना। पीएच का चेंज होना। ऊपर वाला जो मशहूर ज़माना रिएक्शन है, इसमें पीएच चेंज नहीं होती। क्योंकि पीएच चेंज नहीं होती इसलिए हाइड्रोलाइसिस नहीं है। नीचे वाले में देखें NH4Cl + HOH, NH4OH और OH से Cl बन रहा है, तो पीएच डिक्रीज हो रही है। चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, चेंज तो हो रही है ना भाई, तो हाइड्रोलाइसिस है। नीचे वाले में भी देखो Na2CO3 + 2HOH, NaOH, H2O3, पीएच इंक्रीज हो रही है, ये भी हाइड्रोलाइसिस है। तो डेयर डेयर डेयर, ये तो हो गई हाइड्रोलाइसिस, दोनों रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पीएच चेंज हो रही है या नहीं हो रही? तो इसकी बड़ी आसान ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ यार मैंने भी क्या कर दिया, NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनेंगी तो हाइड्रोलाइसिस अब नहीं होगी। क्यों? पीएच चेंज नहीं होती। जब एसिड और बेस, सॉल्ट और वाटर के मिलने के नतीजे में एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, तो पीएच चेंज नहीं होगी। पीएच चेंज नहीं होगी तो हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होगी। लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में पीएच चेंज हो रही है, भले से एक बार डिक्रीज हो रही है एक बार इंक्रीज हो रही है, तो हाइड्रोलाइसिस तो होगी। लेकिन भाई कहानी में एक और ट्विस्ट भी तो आ सकता है। कल कला कोई रिएक्शन दे दें NH4Cl + NaOH, NH4OH + HCl, कहें कि हाइड्रोलाइसिस तो हो रही है, लेकिन ये बताओ पीएच डिक्रीज हो रही है इंक्रीज? तो हमें कैसा पता चलेगा कि पीएच डिक्रीज कब होगी और इंक्रीज कब होगी? तो इसकी भी ट्रिक है। देखो यहाँ पे वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पीएच क्या होगी? डिक्रीज। और यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होगा तो पीएच क्या होगी? इंक्रीज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों,
बहुत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, नोट डाउन कर लीजिएगा। टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। अक्सर कॉन्सेप्ट बच्चों के बहुत गलत होते हैं। मैंने एक बार बच्चों से पूछा था, सर क्या हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? उन्होंने कहा सर सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन जिससे एसिड और बेस बने, ये हाइड्रोलाइसिस है। हालांकि डेफिनेशन गलत है, इसमें कोई शक नहीं है कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन भी होता है, एसिड और बेस भी बनते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी शर्त है। देखो जैसा कि NaCl और H2O से HCl और NaOH बनते हैं, लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे pH चेंज नहीं होती। pH क्या होती है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इतनी सी बात कर रहे हैं। हैज़ कम्पेयर टू इट, ऊपर के दो रिएक्शन देखें, NH4Cl प्लस HOH, NH4OH प्लस HCl। सॉल्ट और वाटर मिले, बेस और एसिड बने, लेकिन साथ साथ pH चेंज हुई है, डिक्रीज़ हुई है। चाहे डिक्रीज़ हो चाहे इंक्रीज़ हो, जब भी pH चेंज होगी तो वो हाइड्रोलाइसिस होगा। यानी सॉल्ट और वाटर के रिएक्शन से एसिड और बेस तो बनेंगे, साथ जब pH चेंज हो तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। अगर pH चेंज नहीं हो रही तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। बड़ा ट्रिकी टॉपिक है, इससे बहुत ट्रिकी हो जाती है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल चीज़ें ना उससे इतना नहीं आता, ये जो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, और ज़ाहिर है देखो यूट्यूब पे मेरे ये क्वेश्चन मौजूद नहीं है। वहाँ क्या होती है, वो सिंपल डेफिनेशन टाइप की चीज़ें होती हैं। अब Na2CO3 प्लस 2HOH से 2NaOH बन रहा है, H2CO3 pH इंक्रीज है जनाब, हाइड्रोलाइसिस। अब एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस में हाइड्रोलाइसिस होगी, कौन सा में नहीं। अब क्या आप रटोगे? बड़ी अच्छा ट्रिक्स है। आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो ज़रा गौर से देखो, जैसे कि यहाँ है सॉल्ट और वाटर से क्या बन रहा है, एसिड और बेस बन रहा है, लेकिन मेरे भाई pH चेंज नहीं हो रही तो हाइड्रोलाइसिस। हमें कैसे पता चलेगा कि pH चेंज हो रही है नहीं? यहाँ गौर से देखो, HCl बना जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH बना जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनी, एसिड और बेस, इसका मतलब है कि हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस फिर होगी कब? हाइड्रोलाइसिस तब होगी जब एसिड और बेस में से एक स्ट्रॉन्ग हो, एक वीक हो। अब यहाँ देखें, HCl बना स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH बना वीक बेस। यहाँ देखें NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एक चीज़ हो, एसिड और बेस में से एक चीज़ स्ट्रॉन्ग एक वीक हो, तो हाइड्रोलाइसिस होगी। और जब हाइड्रोलाइसिस pH चेंज होगी और pH चेंज होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी। जैसे आप किसी रिएक्शन में देखोगे दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनी है, एसिड और बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को, कोई टॉपिक नहीं छोड़े, सबको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो NaOH और H2CO3 यार pH चेंज। अब ये हमें कैसे पता चलेगा pH इंक्रीज कब हो रही है और डिक्रीज कब हो रही है? हल्का लगो ये कुछ, ये तो पता चल गया जब pH चेंज होती है। और चेंज कब होती है? जब स्ट्रॉन्ग एक चीज़ एसिड और बेस में से एक चीज़ स्ट्रॉन्ग हो, एक वीक हो। अब गौर से देखो, यहाँ देखो तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा तो याद रखो pH डिक्रीज होगी, और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो pH इंक्रीज होगी। यानी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के केस में pH इंक्रीज, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के केस में pH डिक्रीज। क्या ऐसा हो सकता है कि सॉल्ट और वाटर को रिएक्ट करें और ऐसे एसिड और बेस बने जो दोनों वीक हो? नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि वीक एसिड और वीक बेस मिलके भी सॉल्ट और वाटर नहीं बना सकते, दोनों में से एक चीज़ का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूल के भी जो इसको बच्चों। अब देखो Na2CrO4 में Cr की पूछ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यार मैं तो इसका खेल मैथमेटिक्स की तरह खेलता हूँ। सोडियम को मैं +1 मान लूँगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिर Cr आ गया, फिर ऑक्सीजन की -2 है, 4 से मल्टीप्लाई करके = 0। ये +2 है प्लस Cr, 2 4 ज़ा 8, -8 = 0। Cr +2 -8 -6 = 0, और ये -6 उधर जाके +6, तो Cr की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6 आ जाएगी, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।